नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके बीच लेकर आ गया आपके यूट्यूब चैनल के लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक सीरीज। 12वीं की इंग्लिश तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों को मैं उमेश कुमार निराला निराला इंग्लिश लाइजम एंड आर्ट्स क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामना। आप जी भर के पढ़िए और समय समय पर जो मेरा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सीरीज आपको अप टू डेट करके यूट्यूब चैनल पर डाला जाएगा, आप उन्हें देखते रहिए। बहुत ही खूबसूरत सा जानकारी और इन्हें पढ़ने के बाद आपके बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो इजीली सॉल्व हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। द अर्थ डैश राउंड द सन, द अर्थ डैश राउंड द सन। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि पृथ्वी डैश की परिक्रमा करता। अब यहाँ पे हमें चुनना है रियल वर्ब, इसमें से कौन सा होगा। तो हम पहले भी आपको इस जानकारी को अपने एक वीडियो में छोड़ चुके हैं कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, यहाँ पर देखिए मैं यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहा हूँ। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। बोले तो वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप लगाते हैं। अब चूंकि पृथ्वी तो एक ही है, इसलिए उचित होगा और मुनासिब होगा कि हम यहाँ पे मूव्स यानी कि ऑप्शन ए को चुनते हैं। बहुत ही अच्छा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है स्टार्स डैश एट नाइट। स्टार्स डैश एट नाइट यानी कि तारे रात में चमकते हैं। तारे रात में चमकते हैं। अब इस लाइन को भी गौर से देखिए। तारे, एक से ज़्यादा तारा है यहाँ पे। अब इसमें से भी हमको चुनना है क्योंकि ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसके हिसाब से हमको वर्ब का पहला या 5वां रूप को चूज करना है। यानी वर्ब 5वां रूप बोले तो वर्ब में एस या ईएस लगाना है। तो डेफिनेटली ए तो जवाब नहीं होगा और डी नन ऑफ दिस नहीं। हमारे पास ऑप्शन है बी और सी, दोनों में से चुनना है। तो हम यहाँ पर चुनेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। हम यहाँ पर चुनने जा रहे हैं साइन, चूँकि यहाँ पे एक से ज़्यादा तारे हैं, इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा दोस्तों, एकदम गौर से और कंसंट्रेट होकर देखिए। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि आइस डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, तो मतलब मेल्ट होता है। यानी कि यह भी उसकी एक मेथड है, प्रक्रिया है और हम उसको भी बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेल्ट, हम तो इज मेल्टिंग कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा ये जवाब गलत है। मेल्टेड पास्ट में भी नहीं जा सकते और नन ऑफ दिस पर तो बातें नहीं होगी। हमारा सही जवाब होगा मेल्ट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत ही अच्छा, हम लोग आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मैं अंकल डैश और ईयर अगो, मैं आपको एक जानकारी फिर से दे देना चाहता हूँ। अगर आपके वाक्य में टाइम डिनोटिंग वर्ड्स के रूप में अगो नजर आवे या यस्टरडे नजर आवे, ये बात समझ रहे हैं, यस्टरडे नजर आवे, या फिर कोई बैक ईयर जैसे भी 2021 चल रहा है, अगर इससे पिछला साल अगर कोई 2010 है या कोई भी साल है जो हम अभी जो जी रहे हैं ना, उससे बैक वाला साल होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमेशा याद रखिए कि वहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप लगता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ए गलत है, इस डाइंग भी गलत है और नथिंग तो होगा नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए ये जो डाइड है ये वर्ब का दूसरा रूप है और इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा जो आंसर होनी चाहिए वो होनी चाहिए ये डाइड, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गौर से देखिएगा, ऐसे प्रश्न जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, माय फादर सेड दैट ही डैश दरभंगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि वह दरभंगा जा रहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये वाक्य कौन सा है। तो ये वाक्य है इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच जो है ना, तो उसमें जो वर्ब का जो सिलेक्शन होगा उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाना है क्योंकि वर्ब जो होता है जनरल रूल्स के हिसाब से पास्ट में चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो इज गोइंग है, कुछ बच्चे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि यही इसका सही जवाब होना चाहिए, लेकिन हमारा ये जवाब गलत होगा। और सी में क्या करें, गोज बैक, ये सब कुछ नहीं होगा। हमारा सही जवाब होगा बी, वाज गोइंग, क्योंकि इज एम आर जो है वाज वर्ब में कन्वर्ट हो गया। और ये इनडायरेक्ट स्पीच में ध्यान में रखना है कि हमें इस तरीके के और भी प्रश्न जो है परीक्षा में सामने आ सकते हैं। वेल डन माय फ्रेंड्स, वी शुड प्रोसीड आवर क्लास एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। सी डैश टू प्ले बैडमिंटन इन चाइल्डहुड। यहाँ पे हमें चुनना है मॉडल। अब मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब में सैल है, कैन है, यूज है, माइट है। अब देखिए वो बचपन में बैडमिंटन खेला करती थी। अब एक बात याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही
बेहतर जानकारी मैं दे रहा हूँ कि मॉडल भरते समय अगर खाली जगह के तदुपरांत यानी कि तुरंत बाद अगर टू लगा हो तो वहाँ पर दो ही मॉडल लग सकते हैं, या तो यूज्ड लग सकता है या फिर आउट लग सकता है ना। तो क्योंकि दोनों के साथ टू लगता है, बाकी किसी भी 13 मॉडल में किसी भी मॉडल के साथ टू नहीं लगता है। ऐसे सिचुएशन में अगर देखा जाए तो चूंकि बचपन की बात होती है और यूज टू का मतलब होता है एन एक्शन हैपेंड इन पास्ट अगेन एंड अगेन, बीते हुए समय में कोई काम अगर बार बार हुआ करता था या कोई आदमी किया करता था। यहाँ पर भी वही चीज़ है, सी डैश टू प्ले बैडमिंटन इन चाइल्डहुड, यानी वो बचपन में बैडमिंटन जो है खेला करती थी। और आउट टू का मतलब तो चाहिए हो जाता है, तो यहाँ पर चाहिए वाला सेंस तो आएगा नहीं, चाहिए वाला सेंस आएगा नहीं, यानी कि इसको हम नहीं चूज करेंगे। हमारा सही जवाब हो जाएगा यूज्ड, क्योंकि अब यू टू तो है ही, तो हम सीधा आंसर के तौर पर हम डी को मानेंगे, यानी कि यूज्ड टू हमारा सही जवाब होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर जो है हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है इंडिया डैश द वर्ल्ड कप इन 2011। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बतलाया था कि अभी जो वर्तमान में जिस ईयर में हम जी रहे हैं, जो साल चल रहा है, उससे अगर बैक वाला ईयर हो तो डेफिनेटली हमारा जो वर्ब होता है वो कौन सा वर्ब लोड लेता है, तो वर्ब का दूसरा रूप, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इंडिया 2011 में वर्ल्ड कप जीता, यानी कि ये जो विंस है, विंस का मतलब तो सिंपली ता है, ती है समझते, यानी जीतता है तो नहीं होगा। और हैव हैज प्लस भी थ्री का मतलब कर चुका है या कर लिया है, यानी कि जीत चुका, ये भी नहीं होगा। इज वॉन भी नहीं होगा, यानी कि ये तीनों गलत है, ये तीनों गलत है। हमारा सही जवाब आपकी स्क्रीन पर बी है, यानी कि आप करेक्ट आंसर कर लीजिएगा, हमारा बी होगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें फिर से कुछ एक नई जानकारी देने के लिए आया है, और ऐसे प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। व्हेन सी डैश बैक आई शैल गिव सम मनी। अब ये वेन से जुड़ा हो या इफ से जुड़ा हो या इन केस से जुड़ा हो या नो सूनर से जुड़ा हो, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जुड़ा हुआ खंड, अगर ये वाला खंड अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि V1 V5 है, तो इधर वाला खंड जो है सिंपल फ्यूचर होता है, यानी शैल विल प्लस V1, शैल विल प्लस V1। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि शैल विल के बाद वर्ब का अब इसको देखकर आप इसका अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर V1 V5 आएगा, तो अभी चूंकि हमें उस वर्ब को ही चुनना है कि आखिर यहाँ पर हम क्या दें। दिल तो हमारा ये कहता है कि ये भी फ्यूचर में होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। चूंकि आई शैल गिव मनी, मैं उसे पैसा दूंगा, यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा कम्स। याद रखिएगा, क्योंकि सी के साथ वर्ब का 5वां रूप लगेगा। बहुत ही अच्छा, इस पर हम फिर से अगले सीरीज में बताएंगे, इसका डिटेल में जानकारी आपको देंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। वी रीड केयरफुली सो दैट वी डैश पास इजली। हम लोग अब देखो यहाँ पर हम एक आपको ट्रिक बताते हैं कि आप सो दैट को देखें, तो यहाँ पे एकदम कंफर्म है कि या तो माइट आएगा, और या नहीं तो माइट न रहे तो हमें मजबूरी में मे को लाना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे माइट हमारा ऑप्शन में है, मे तो है भी नहीं, इसीलिए हम लोग ध्यानपूर्वक इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आसानी से पास कर सके। तो याद रखिएगा, सो दैट को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचा है कि हमें यहाँ पे मे या माइट को ही चूज करना है, अदर मॉडल्स को प्रीफर नहीं करना है। ठीक है, बेहतरीन जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और ध्यान लगाकर वीडियो में बने रहिए। और अगर ऐसे ही अप टू डेट वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल निराला इंग्लिश लैंग्वेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे विल प्ले फुटबॉल इफ द प्रिंसिपल डैश देम। अब देखिए यहाँ पर उल्टा कर दिया गया। अभी जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना कि वेन से जुड़ा हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो है ना खंड, ये वाला खंड है सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस जो है ना, तो सिंपल फ्यूचर टेंस के कारण जो है हमें यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस को इफ से सटा हुआ खंड या वेन से सटा हुआ खंड वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लाना होगा, यानी कि इफ द प्रिंसिपल V1 लाना होगा या फिर V5 लाना होगा। तो हमारे पास तो दोनों ऑप्शन है, यानी अलाउ भी है और अलाउज भी है। चूँकि प्रिंसिपल एक पद है, सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम चूज करेंगे
सॉरी अलाउज हो जाएगा, यानी वर्ब में एस लग जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। वेरी नाइस माय फ्रेंड्स, बने रहिए और अगला क्वेश्चन का वेट कीजिए। हु डैश द ताजमहल, ताजमहल को किसने बनाया। अब ऐसी सिचुएशन में याद रखिए, कोई भी घटना, कोई भी वारदात या कोई भी चीज़ें हिस्टोरिकल बिल्डिंग से तो बनकर तैयार होती है, तब जाकर ना सुर्खियों में आती है। या ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं कि हु डैश द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ऐसी सिचुएशन में याद रखिएगा, इस सारी घटनाओं को हम पास्ट टेंस में लाते हैं, जो बना, जो खोज हुआ या आविष्कार हुआ, तो इस सब को हम किस में लाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लाते हैं। और इस प्रकार से हमारा सही जवाब होगा आपके सामने बिल्ड का दूसरा रूप है बिल्ट, यानी कि बी, यानी हु बिल्ट द ताजमहल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ही डैश दिस एक्सरसाइज बाय 8 o'clock। यहाँ देख रहे हैं बाय का प्रयोग, लेकिन बाय का प्रयोग किस अर्थ में है, तो यहाँ पे टिल के अर्थ में है। टिल माने होता है तक। अब याद रखिएगा कि वह मतलब 8 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुकेगा, और इसका प्रयोग होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि फ्यूचर परफेक्ट यानी हैव हैज़ को प्रेजेंट समझो, हैड को समझो पास्ट, और शैल और विल के साथ हैव लगाकर तीसरा रूप सटा दीजिए तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का टेंशन साफ। तो दोस्तों यहाँ विल हैव फिनिश्ड ये हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट की दिशा में ले जाने वाला हमारा यही स्ट्रक्चर है। वेरी गुड, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द सन डैश बिफोर वी सेट आउट। अरे वाह, इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे बचपन में वो याद आ गया कि टीचर जी हमें जो पढ़ाए थे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी एक खंड जाएगा पास्ट परफेक्ट में, दूसरा खंड जाएगा सिंपल पास्ट में। और कौन सा खंड, जो काम पहले हुआ हो। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि बिफोर वी सेट आउट, यानी हमारे निकलने से पहले सूर्य उग चुका था, हमारा घर से मतलब प्रस्थान करने से पहले सूर्य निकल चुका था। तो यहाँ पे ये काम पहले हो चुका था, जो हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, बाद में जो काम हुआ वो सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर सूर्य पहले निकला था, इसीलिए दोस्तों ये जो द सन है ना, इसके साथ हमें हैड राइजन को लगाना होगा। ये ऐसे यानी ये बिफोर से क्या होता है, ज्वाइन होता है, ये ज्वाइंटिंग वर्ड है, इस पर ध्यान रखिएगा। और ये सेट का तीनों रूप सेट ही है, यहाँ पर सेट जो है वो वर्ब के दूसरे रूप बन के रूप में आया है। वेरी फैंटास्टिक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यू डैश नीड सपोर्ट हिम। अब नीड के बारे में आप हमेशा याद रखिएगा कि नीड जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी है और नीड जो है मेन वर्ब भी है। तो मेन वर्ब के रूप में जब इसका प्रयोग होगा तो इसके बगल में जो वर्ब आएगा वहाँ टू लगना चाहिए। और देखिए यहाँ पे सपोर्ट के साथ पहले टू नहीं लगा है, तो इसका प्रयोग हम क्या किस रूप में किए हैं, तो नीड का प्रयोग हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किए हैं। और आप कभी कैन में एस लगते देखे हो, बिल्कुल नहीं। जब कैन में एस नहीं लग सकता है मॉडल के रूप में, तो हम भी तो यहाँ पर मॉडल इसको मान रहे हैं। तो जब इसको मॉडल के रूप में लेंगे ना, तो नीड में एस नहीं लगेगा, यानी कि यू नीड हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर अगर सी भी रहता ना मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे नीड ही होता। क्यों, हाँ, नीड्स तब होता जब नॉट से पहले हम डज को लगाते, डज नॉट टू सपोर्ट, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियम लागू होता तब वहाँ। या फिर ये ध्यान में रखना है कि इस डज को अगर हम नहीं लगाते, अगर इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लाते, तो हम क्या करते हैं कि सी नीड्स, तो यहाँ पर एक चीज़ तो आता कि ये जो सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट से पहले टू लगता, टू नहीं लगा है, यानी कि नीड को हम मॉडल के रूप में ले रहे हैं। चलिए हम इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। आई डैश नॉट बीन, बीन का प्रयोग देखते हैं ना। अब देखिए बीन हम तभी बजाएंगे जब हमारे पास हैव या हैज हो, या हैव का खानदान हो। तो जब तक हैव हैज नहीं होगा, यानी कि तूने प्यार की बीन बजाई तब जाकर ये दौड़ी चली आई, हैव हैज के साथ ही बीन बजता है, ये दिमाग में रखना है। तो हैव हैज यहाँ पर और कुछ तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बीन लगा है। तो हम यहाँ पे ईज के बारे में नहीं सोच सकते हैं, हम यहाँ पे वाच के बारे में नहीं सोच सकते, और आई के साथ तो ये ध्रुव सत्य है कि हैव लगता है। तो चलो इस पर ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कीप क्वाइट, चुप हो जाइए, मेरे पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, किसी को कोई निर्देश देते हैं कि वहाँ पर कोई काम चल रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी जानते होंगे कि हमें इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाना है, यानी कीप क्वाइट। यहाँ
पर बहुत ही सिंपली यहाँ पर कह दिया गया कि चुप हो जाइए मेरे पिताजी। अगर आप ही को कोई कहा जाए कि प्लीज़ कीप साइलेंट, उमेश सर इज टीचिंग, उमेश सर पढ़ा रहे हैं, तो सिंपल है कि आपको चुप इसलिए कहा गया क्योंकि एक कोई काम डिस्टर्ब ना हो जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौशल डैश गेट मैरी नेक्स्ट मंथ, कौशल अगले महीना शादी। अब देखो एक चीज़ तो याद रखिए कि नेक्स्ट अगर नज़र आ जाए तो आप श्योर एंड सर्टेन है कि आप उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस मान लीजिए और उसके हिसाब से हमारा जवाब होगा। क्योंकि बिल के बाद गेट लगा दीजिए तब जाकर नेक्स्ट का सेंस आएगा कि कौशल अगले महीने शादी करेगा। यहाँ पर कोई मगजमारी की ज़रूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा ट्रिक पर चलिए, बहुत ही बेहतर एग्जाम जाने वाला है आप लोगों का। दोस्तों मेरी दुआएं और मेरा बेस्ट विशेष आप सभी बच्चों के साथ जो हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, जो भी हमारे चाहने वाले इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मेरा संदेश है कि आप इस तरीके से मतलब दिल से पढ़िए ना कि कायनात का जर्रा जर्रा जो है आपको जो है ना मतलब फाइनल में जो है ना टॉपर बनाने की साजिश रचने लगे। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, महात्मा गांधी डैश अगेंस्ट इंग्लिश रूल। अब देखो महात्मा गांधी का जो है ना मतलब अंग्रेजी रूल के खिलाफ लड़े, मतलब महात्मा गांधी अभी जिंदा है ना कुछ, ये तो पास्ट की एक हिस्टोरिकल इवेंट है कि ऐसा हुआ। तो सिंपल बात है कि हम इसको किस टेंस में ले जाएं, तो मेरा दिल और आपका दिमाग दोनों एक साथ बोल रहा है कि सर आप हर्फ के दूसरे रूप का प्रयोग कीजिए, क्योंकि इंग्लिश रूल के खिलाफ महात्मा गांधी तो अभी जिंदा है नहीं, वो कोई भी काम किए, इसलिए फाइट का दूसरा रूप होता है फॉर। फैंटास्टिक गाइज, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार आपके सामने आ गया वही क्वेश्चन कि हु डैश द ताजमहल, और इसका सही जवाब तो मैं बता चुका हूँ, इसका सही जवाब होगा बिल्ट, यानी कि ताजमहल एक हिस्टोरिकल इवेंट और ये इसको मतलब किसने बनाया, बनता नहीं है, बन चुका नहीं है, बनाया, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगेगा और यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा बिल्ट। हम लोग आगे बढ़ते हुए मतलब जितने भी मेरे प्रश्न थे, मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम प्रश्नों को गौर से देखे होंगे और इसको बार बार देखिए, अगले सीरीज का इंतजार कीजिए। इसी तरीके से मैं चंद क्वेश्चंस को लेकर आपके बीच में सीरीज बना कर आऊँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए एंड वेट माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।